पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद आज हम प्लेटो के प्रथम सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। चूँकि मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय में बताया था कि प्लेटो राजनीति अर्थात वर्तमान जो प्लेटो के समय की राजनीति थी उससे प्लेटो परेशान थे और वह एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। आदर्श राज्य का तात्पर्य ऐसा राज्य जिसमें न्याय की उपस्थिति हो, अर्थात कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं हो। इसके लिए प्लेटो ने एक मॉडल भी दिया था कि वो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक भवन तैयार करते हैं जिसकी आधारशिला अपने न्याय सिद्धांत को मानते हैं और उसके आधार स्तंभ शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत को मानते हैं और इन शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत के पिलर पर उनका आदर्श राज्य स्थापित होता है। तो प्लेटो के विचारों का मूल आधार, जैसा कि बारकर ने कहा था कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लेटो के आदर्श राज्य रूपी भवन की आधारशिला प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वहाँ जनता या वहाँ के नागरिक पीड़ित हैं। प्लेटो के लिए न्याय एक नैतिक एवं दार्शनिक अवधारणा है। हम प्लेटो के विचारों का अध्ययन करते हुए ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि न्याय वस्तुतः है क्या। हम न्याय की जो सही परिभाषा है उसको प्लेटो कैसे हम देखेंगे कि प्लेटो किस प्रकार सिद्ध करता है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की स्थापना से पूर्व प्लेटो ने अपने से पूर्व प्रचलित न्याय के सिद्धांतों का अध्ययन किया और उसके उपरांत प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को रखा। इसके लिए प्लेटो ने अपने से पूर्व प्रचलित न्याय की अवधारणाओं में पहली अवधारणा न्याय का परंपरागत सिद्धांत, जो सिफालस नामक व्यक्ति ने दिया था, जिसने कहा था कि सदा सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। अर्थात सिफालस का तात्पर्य था कि मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों के ऋण को चुका देना चाहिए। यही न्याय है। सिफालस के अनुसार यही न्याय है। उदाहरण के लिए हम हर परिस्थिति में इस सिफालस की परिभाषा को सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि हर परिस्थिति में सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना न्याय नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे राष्ट्र को अपने राष्ट्र का गुप्त रहस्य बता देना सत्य भाषण की श्रेणी में तो आता है, किंतु ये न्याय नहीं है। या कोई व्यक्ति जब उसकी मानसिक स्थिति सही होती है तो अपना हथियार सुरक्षित रखने के लिए अपने मित्र को दे जाता है कि भाई मेरा ये हथियार है, इसे आप सुरक्षित रख लेना। और कुछ समय पश्चात उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और उसको अचानक याद आता है कि मेरा हथियार मेरे मित्र के पास रखा है और वो उसे लेने आता है। तो सिफालस के अनुसार अपना ऋण चुका देना न्याय है, मतलब उस व्यक्ति को हथियार दे देना न्याय है क्या। किंतु हमें ये सोचना है कि क्या मानसिक अवस्था खराब होने की स्थिति में क्या उसे उसका हथियार लौटाना चाहिए। तो प्लेटो ने इसका खंडन किया कि हर परिस्थिति में सदा सत्य बोलना और
अपना ऋण अदा करना अर्थात अपना उधार चुका देना न्याय नहीं होता। इसी प्रकार सिफालस के पुत्र पॉलीमार्कस ने भी एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा था कि न्याय एक कला है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के साथ वही किया जाना चाहिए जिसके वह योग्य है। न्याय एक कला है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के साथ वही किया जाना चाहिए जिसके वह योग्य है। मतलब इसका तात्पर्य हुआ अर्थात मित्र के प्रति भलाई और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार किया जाना ही न्याय है। प्लेटो ने पॉलीमार्कस के इस सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि कला को किसी के प्रति अच्छाई अथवा बुराई दोनों रूपों में ही प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि न्याय को सदैव अच्छाई के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। मित्र के साथ मित्रतापूर्ण और शत्रु के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना ही न्याय है। अनेक बार यह मालूम करना आसान नहीं होता कि वास्तव में हमारा मित्र कौन है। बाहरी आचरण से जो व्यक्ति मित्र लगता है वह अंदरूनी तौर पर हमारा शत्रु हो सकता है। अतः प्लेटो ने न्याय के इस परंपरागत सिद्धांत का खंडन किया। फिर प्लेटो ने अपने समय में प्रचलित न्याय के दूसरे सिद्धांत, जिसे न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत कहते हैं, का अध्ययन किया। यह सिद्धांत थ्रैसिमेकस ने दिया है। थ्रैसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जो शक्तिशाली अपने हित में कर चाहता है वही न्याय है, जिसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसके पास शक्ति है उसके पास न्याय है, और जो व्यक्ति दुर्बल है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह न्याय को प्राप्त नहीं कर सकता। थ्रैसिमेकस आगे कहते हैं दूसरी डेफिनेशन में, अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है। वो समझाने का प्रयास करते हैं कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देता है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि जब कभी न्यायी व अन्यायी पुरुष व्यापार करते हैं तब साझे की समाप्ति पर सदैव ही न्यायी पुरुष की तुलना में अन्यायी पुरुष को अधिक धन प्राप्त होता है। प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि अन्यायी व्यक्ति सही मायने में बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह ऐसी सीमा नहीं जानता है जिसके आगे उसे नहीं जाना चाहिए। दूसरा, प्लेटो कहते हैं न्याय में स्वयं की शक्ति होती है, जिसके कारण न्यायी व्यक्तियों में एकता उत्पन्न होती है और अन्याय में शक्तिहीनता होती है। इस प्रकार अन्यायी व्यक्तियों के अस्तित्व को खतरा बना रहता है। तीसरा, प्लेटो बताता है कि न्यायी व्यक्ति की तुलना में अन्यायी व्यक्ति कभी अधिक प्रसन्न व सुखी नहीं रह सकता। अतः प्लेटो ने इस प्रकार न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत का भी खंडन किया। फिर प्लेटो ने अपने में समय में प्रचलित न्याय के तीसरे सिद्धांत, न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत का अध्ययन किया, जो ग्लूकॉन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि न्याय
भय का शिशु है। अर्थात गिलिकॉन का कहना था कि न्याय पुत्र है भय का। अर्थात जब मनुष्य को भय पैदा होता है तब वह न्याय की मांग करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अन्याय का अभाव ही न्याय है। कहने का मतलब जहाँ अन्याय नहीं है मतलब अन्याय की समाप्ति हो जाना ही न्याय है। प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए कहा कि न्याय मानव आत्मा का गुण है अथवा न्याय का निवास स्थान मानव की आत्मा है। अतः न्याय मानव के लिए सहज व स्वाभाविक गुण है। ये भय से पैदा नहीं होता, ये मानव का आत्मिक गुण है। दूसरा, न्याय की उत्पत्ति किसी समझौते से नहीं हुई है। राज्य व्यक्ति की आत्मा का बड़ा रूप है और जिस प्रकार न्याय व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है उसी प्रकार न्याय राज्य की आत्मा में निवास करता है। तीसरा, निर्बल एवं शक्तिशाली दोनों के लिए न्याय महत्व रखता है। अतः यह कहना अनुचित है कि न्याय निर्बलों की आवश्यकता है अथवा न्याय भय का शिशु है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने समय में अपने से पूर्व प्रचलित न्याय के तीनों सिद्धांतों का खंडन किया और इन सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद खंडन किया और तत्पश्चात अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना की, जिसे हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।